नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। अगर आप फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन लेना चाहते हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं या ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेज़र मार्किंग मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर आप फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन उपयोग करते हैं तो इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यानी EZCAD की एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि किस कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस कमांड का क्या यूज़ होता है और कैसे हम उसके थ्रू हम अपना जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट हम पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं EZCAD के पैनल पे। बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक ताकि आप इस मशीन को पूरी अच्छी तरह से चलाना सीख पाएँ और इसके सभी कमांड के बारे में सीख पाएँ। दोस्तों, अब हम आ गए अपने स्क्रीन पे और हमने ये EZCAD का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले हम सीरीज वाइज चलते हैं। फाइल पे आ गए हैं। फाइल पे हमें मिल रहा है न्यू, मतलब कोई भी नया ऑब्जेक्ट, कोई नया ड्राइंग बनाने के लिए, नया पेज ओपन करने के लिए न्यू। उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ये हमें आ जाता है कि करंट टैब हमें सेव करना है, नहीं करना, फिलहाल मैं नहीं करता। तो ये एक नई स्क्रीन खुल के आ गई है मेरे सामने। इसके बाद आता है ओपन। अगर हमने पहले से कोई EZCAD की फाइल सेव की हुई है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। इससे नेक्स्ट आता है सेव। इसको मैं कंट्रोल S से भी सेव कर सकता हूँ। मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है तो मैं उसको सेव कर सकता हूँ इसके थ्रू। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज भी बेसिकली सेव करने का ही तरीका है, बट इसमें हमें एक दो ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हमें देखने को मिलता है इंपोर्ट वेक्टर फाइल। अगर हमने पहले से कोई डिज़ाइन बना रखा है जो कि किसी भी वेक्टर फॉर्मेट में है, वेक्टर फॉर्मेट से मतलब है मेरा कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से वेक्टर फाइल्स खोलने का ऑप्शन मिलता है। AI यानी एडोब इलस्ट्रेटर, HPGL फाइल्स यानी PLT फाइल्स, DXF फाइल्स जो कि आप ऑटोकैड, कोरल किसी भी बना सकते हैं, और SVG फाइल जो कि एक वेक्टर फाइल ही होती है, G कोड फाइल। मतलब ये अलग अलग तरह की फाइल्स हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन फाइल्स हमें मिलती हैं वो AI, PLT, DXF और SVG। तो यहाँ से हम किसी भी DXF फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें फाइल पे जाना है, इंपोर्ट वेक्टर फाइल पे जाना है और हम यहाँ से किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे खुल के मिल जाएगा। उसके बाद आता है इंपोर्ट बिटमैप फाइल। इंपोर्ट बिटमैप फाइल और इंपोर्ट वेक्टर फाइल की तरह ही होता है, बस दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जैसे कि नाम से ही साफ है। इंपोर्ट वेक्टर फाइल में आप किसी भी वेक्टर फाइल यानी DXF, PLT, SVG इस तरह की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, बट बिटमैप यानी कि इमेज, ये बिटमैप में हमारे पास कुछ फॉर्मेट हैं जैसे BMP यानी बिटमैप फाइल, JPG फाइल, JPEG फाइल, ZIP फाइल, PNG, TF, ये फाइल्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी हमें किसी भी फोटो को मार्क करना है तो मैं फ़ोटो कैसे सेलेक्ट करूँगा? तो फाइल पे जाके मैं इंपोर्ट बिटमैप फाइल सेलेक्ट करता हूँ। फ़िलहाल मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे जो भी इमेज फाइल सेलेक्टेड हैं, मतलब जो भी इमेज फाइल्स हैं, सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैं ओपन करता हूँ तो ये फाइल मेरे पास ओपन होगी। यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या सेलेक्टेड है। अगर मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ये अनसेलेक्ट हो गई, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ से मुझे इसको हाइड एंड हाइड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं डबल टिक करके इसको रीनेम कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया तरीका हम कैसे इंपोर्ट फाइल और वेक्टर फाइल और बिटमैप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन हमें मिलता है कि जो डिस्प्ले पे हमें दिख रहा है हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन इमेज का भी ऑप्शन है। अगर आपने मशीन के साथ कोई प्रिंटर या कोई प्रिंटिंग डिवाइस, इस टाइप का स्कैनिंग डिवाइस अटैच कर रखा है तो आप उसके थ्रू किसी इमेज को स्कैन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं सिस्टम पैरामीटर पे। सिस्टम पैरामीटर्स में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम जनरल में जाते हैं। जनरल में हमें मिल जाता है जो हमें वर्क करना है उसका यूनिट क्या है। यूनिट mm और इंच, दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप mm, इंचेस अपने सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है पेस्ट XY। बेसिकली हम किसी ऑब्जेक्ट को जब कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं तो उसके बीच की दूरी क्या रहेगी। तो जैसे फ़िलहाल आपको देखने को मिल रहा है पेस्ट X, पेस्ट Y में दोनों में 1-1 mm सेलेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं रैंडम कोई इमेज कुछ बना लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। बेसिकली कंट्रोल C से मैं कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल पेस्ट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं ये लाइन एक के ऊपर नहीं आया, ये कुछ डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। ये 1 mm है। ये
कैसे डिफाइन करें कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर मैं 0 0 कर देता हूँ तो बेसिकली मैं जहाँ पे कॉपी करूँगा पेस्ट भी वहीं पे हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने Ctrl+C Ctrl+V करा, मतलब कॉपी करा और पेस्ट करा, तो ये हम देख सकते हैं। मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए एक के ऊपर एक, हालांकि हमने एक ही बार प्रिंट करा था। मैं इसको दोबारा हटाता हूँ तो ये अब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो ये हमने समझ लिया इस कमांड को भी। अब नेक्स्ट हम जाते हैं सिस्टम पैरामीटर में। ये हो गया पेस्ट के बाद शो ग्रिड स्पेस। तो बेसिकली जो हमें स्क्रीन दिख रही है इस पर हमें ग्रिड लाइंस देखना है या नहीं देखना, ये उस चीज़ को शो करता है। मैं शो ग्रिड पे ओके करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमें ये एक ग्रिड लाइंस, जैसे ग्राफ पेपर में हमें लाइंस देखने को मिलती है वो चीज़ देखने को मिल रही है। तो इसको मैं यहाँ से, अगर मुझे नहीं देखना मैं इसको अनटिक करके ओके कर दूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं कलर पे। जो हमारा वर्क स्पेस है किस कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड किस कलर करना चाहिए, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस दिख रही हैं वो किस कलर की हम देखना चाह रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम जाते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है बेसिकली? वर्क स्पेस ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, जो आपको मशीन का वर्किंग एरिया है 4 इंच बाय 4 इंच 6 इंच बाय 6 इंच जो है, जो वर्किंग एरिया आपको मिलता है वो होता है वर्क स्पेस। तो अब वर्क स्पेस में हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। शो वर्क स्पेस, सबसे पहले कि मुझे ये वर्क स्पेस देखना है या नहीं देखना। सबसे पहले मैं इस ग्रिड लाइन को अनटिक करता हूँ ताकि थोड़ा हम क्लियर देख सकें। इसको ओके कर देते हैं। अब दोबारा हम पहुँच जाते हैं सिस्टम पैरामीटर में, वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में मैं शो वर्क स्पेस को अनटिक कर देता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिख रहा कि किस रीजन पे मुझे फाइल्स बनानी है, किस रीजन पे मुझे मार्किंग करनी है। तो ये इसका पर्पज़ हो गया कि मुझे वो वर्क स्पेस देखना है नहीं देखना। मैं इसको टिक कर देता हूँ। इसके बाद मुझे अभी एक स्क्वायर शेप में वर्क स्पेस दिख रहा था, जिसका जो साइज़ क्या होगा वर्क स्पेस का वो यहाँ से डिफाइन होता है। विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगा। तो 150 बाय 150 का फिलहाल हमने वर्क स्पेस सेलेक्टेड किया हुआ है, मतलब 150 बाय 150 का एक स्क्वायर बन के हमें शो हो रहा है। और जो x और y -75 हमने मतलब बेसिकली इसको आधा कर रखा है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट है वो सेंटर में है, क्योंकि मैंने -75 किया हुआ है। तो 150 का आधा -75, यानी कि जो हमारा 0 है वो सेंटर में है। अगर मैं इस -75 को 0 कर देता हूँ तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो राइट एंड पे होगा, राइट बॉटम कॉर्नर पे होगा, राइट टॉप कॉर्नर पे होगा। ये बेसिकली ओरिजिन डिफाइन करने का एक तरीका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें मिलता है सर्कल वर्क स्पेस। जब हम सर्कल वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है जो 150 बाय 150 का एरिया था, पहले स्क्वायर बन रहा था, अब हमें एक 150 डाया का सर्कल देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक वर्क स्पेस हो गया कि 150 mm के डाया में हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मैं इन सेटिंग्स को दोबारा से अपने पुरानी सेटिंग्स पे ले आता हूँ, सर्कल वर्क स्पेस को अनटिक कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ शो सेंटर क्रॉस लाइन पे टिक। तो मैंने जैसे सर्कल वर्क स्पेस को अनटिक कर दिया है तो ये मेरा एक स्क्वायर बन गया है वापस से, और जो इसकी सेंटर लाइन है वो मुझे देखने को मिल रही है। और जो इसका दोनों का आपस में मर्जिंग पॉइंट होगा, जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे होंगे, वो हमारा बेसिकली कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग, ऑटो सेव। अगर आप चाहते हैं कि अगर लाइट कट आउट हो जाए, अगर आप सेव करना भूल जाते हैं, आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम प्रोग्राम ऑटोमेटिक सेव होता रहे, तो यहाँ पे ऑटो स्पेस में एवरी पे टिक करके अगर आप अनटिक करते हैं तो वो कमांड वर्क नहीं करेगा। आप एवरी पे आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद कितने मिनट पे आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वो फाइल सेव होती रहे, तो यहाँ पे 10 मिनट्स हैं, मैं 1 मिनट कर देता हूँ। जैसे आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग कुछ भी सेव कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसको 1 कर दिया तो मैं कुछ फाइल बना रहा हूँ, वो 1 मिनट के बाद मुझे सेव करना नहीं पड़ेगा, मुझे कोई कमांड देना नहीं पड़ेगा सेव करने के लिए, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। इसके बाद आते हैं मूव रोटेट। इसमें हमें डिस्टेंस देखने को मिलता है कि जब हम कीबोर्ड के बटन से आगे पीछे दाएं बाएं करना चाहते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा। बेसिकली 1 mm का डिस्टेंस होगा। जब हम बड़ा स्केल चाहेंगे तो 10 mm हम मैक्सिमम एक क्लिक पे कर सकते हैं, अदरवाइज ये 1 mm के डिस्टेंस पे इसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। 0.1 से लेके जहाँ जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। साथ ही जब हम कीबोर्ड से बटन दबा के एंगल रोटेट करना चाहते हैं तो वो कितने एंगल पे रोटेट होगा, तो ये हमने सेट किया 15 डिग्री। इसको हम कुछ भी अपने हिसाब से एंगल सेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं द वे टू ओरिजिन। ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, जो हमारी मशीन मार्किंग करेगी यहाँ से स्टार्ट होके
8 नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट करके 8 पे ख़त्म हो गया, जो 0 दिख रहा है ये हमारा मशीन का ओरिजिन हो गया। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंसेस हमें दिख रहे हैं, जब हम कीबोर्ड से कुछ कॉपी पेस्ट कीबोर्ड से मूव या रोटेट करना चाहते हैं तो वो एक क्लिक पे कितना मूव या कितना रोटेट होगा ये उस चीज़ को शो करता है। इसको मैं चेंज करके ओके कर दूंगा तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं लैंग्वेज पे। अगर मुझे इनमें से अगर लैंग्वेज चेंज करनी है, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, मतलब अलग अलग ऑप्शन हमें मिलते हैं लैंग्वेज चेंज करके, मैं यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। ये तो हो गई हमारी बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये कमांड्स जो हैं इसके वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला ये हमें पिक बॉक्स मिलता है। अगर मैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये है एडिट नोड। एडिट नोड का क्या काम होता है हम आगे जानेंगे। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ड्रॉ लाइन का कमांड हमें देखने को मिल रहा है। मैं बेसिकली किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूँगा, एक बार क्लिक करके छोड़ दूंगा, फिर दूसरे किसी भी पॉइंट पे जाके क्लिक करूँगा तो ये वहाँ से वहाँ तक की एक लाइन बन जाएगी। और अगर मैं इस कमांड से बाहर आना चाहता हूँ तो मुझे एस्केप दबाना पड़ेगा या तो मुझे इस पिक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मैंने पिक बटन पे क्लिक करके या एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ गया। और मैंने पिक बटन अगर सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसको टिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको मैनुअली यहाँ से मूव कर सकता हूँ, मैनुअली यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है ये हमारा ड्रॉ कर्व। तो कर्व बेसिकली मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके फिर दूसरे पोजीशन पे जाके उसको छोड़ूंगा तो ये कर्व हमें बन जाता है। तो इस टाइप से हम ये कर्व बना सकते हैं। मैं कमांड से बाहर जाता हूँ। अब मुझे जैसे इस नोड्स को छेड़ना है, मतलब बेसिकली इसका शेप कुछ चेंज करना है, तो मैं एडिट नोड पे क्लिक करूँगा। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस नोड को एडिट कर सकता हूँ, बेसिकली इसके डायरेक्शन को, इसके एंगल को, इसकी लाइन टाइप को एडिट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई हमारे नोट्स। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स वगैरह, तो यहाँ से मैं स्क्वायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी बनाना वो हम यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है साइज़, तो मैं यहाँ से साइज़ दे सकता हूँ। जैसे मैं 100 बाई 100 का साइज़ देना चाहता हूँ तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक लॉक बटन देखने को मिल रहा है। तो लॉक बटन का पर्पज़ क्या है, जब ये अनलॉक पोजीशन पे होगा तो मैं एक्स और वाई को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, बट अगर ये लॉक होगा तो ये एक रेशियो बनेगा। तो फिलहाल मैंने अनलॉक कर रखा है, तो देख लेते हैं ये 100 बाई 100 का शेप हमें देखने को मिल गया। बट मैं इसको अगर लॉक कर देता हूँ और मैं इस साइज़ 100 को एक्स में 50 कर देता हूँ तो देखेंगे सेम रेशियो में, मतलब जो हमारा 100 था वाई वो भी 50 हो जाएगा। मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें ये सेलेक्ट रेफरेंस ऑफ पोजीशन, ये बहुत मैटर करता है जब हम डिज़ाइन को एडिट करते हैं। तो रेफरेंस पोजीशन अभी हम देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट में। इसको अगर मैं सेंटर में कर देता हूँ, ये बेसिकली मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ये इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जो मैं डायमेंशन में चेंज कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने डायमेंशन चेंज करा तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से ड्राइंग छोटी हो गई। अब मैंने इसको सेंटर सेलेक्ट कर दिया, मैं इसका साइज़ 70 mm करता हूँ तो हम देख सकते हैं मैंने सेंटर पिक कर लिया है। अब ये सेंटर से साइज़ बढ़ेगा, मतलब जो हमारा 0 0 है ये सेम रहेगा। इस केस में हमारा 0 पॉइंट चेंज हो गया था ड्राइंग का, बट इस केस में जो हमारा सेंटर है वो सेम रहेगा। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब इस मशीन इस जो ड्राइंग है इसकी पोजीशनिंग क्या करनी है, मैं मैनुअली ड्रैग कर सकता हूँ, कीबोर्ड से ऊपर नीचे कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे कुछ पोजीशन पता है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है और ये मशीन जो है इसका वर्क स्पेस ही 0 है। मैं मतलब बेसिकली इसको पेज के सेंटर पे लाना चाहता हूँ तो उसके बहुत से तरीके हैं। एक तो है कि ये जो आपको बटन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मशीन के सेंटर पे आ जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आउट रहे, एक्स में 10 mm ऊपर रहे, वाई में 10 mm ऊपर रहे। तो मैं पोजीशन पे 10 जो मुझे चाहिए होगा सेम चीज़ मैं वाई में फिल कर दूंगा, वाई में मैं 10 फिल कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो इसका कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो एक्स में 10 mm, वाई में 10 mm पे आ गया है। तो ये पोजीशन हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने स्क्वायर बनाया इसी तरह से हम आगे सर्कल बना सकते हैं। इसकी डायमेंशनिंग और मूव, रोटेशन सबका तरीका सेम है। ये सर्कल हो गया। इसके नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एलिप्स। बेसिकली हमें एक पॉइंट पे सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद इसको ड्रैग कर देना होता है। तो इस तरह से हम एलिप्स बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉलीगन। पॉलीगन जब हम बनाते हैं तो बेसिकली एक शेप हमें बना लेना होता है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है नंबर ऑफ़ एज सेलेक्ट करने का। सपोज मैं 10 एज चाहता हूँ बनाना तो मैं अप्लाई कर दूंगा, तो अब इसके 10 एजेस हो गए हैं। इसमें यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें स्टार टाइप में चाहिए या नॉर्मल पॉलीगन टाइप में चाहिए। तो ये मैंने
सेटिंग चेंज कर दी है तो अब देख सकते हैं ये 10 ट्रायंगुलर शेप में यानी कि 10 स्टार फॉर्म में ये हमें एक पॉलीगन देखने को मिल रहा है। अगर हम नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल पे टिक करके इसको अप्लाई कर देंगे तो एक नॉर्मल एक 10 एजेस का एक पॉलीगन बन गया है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है वो है टेक्स्ट। हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? टेक्स्ट पे लिखने के लिए हम इस ड्रॉ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, किसी भी पोजीशन पे जहाँ पे हमें लिखना है वहाँ पे टिक करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मैं अपनी कंपनी का नाम यानी हिंदकैम लिख देता हूँ, तो ये मैंने हिंदकैम लिख दिया है। इसके बाद मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो ये जो फ़ॉन्ट है इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट टाइप, मुझे यहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट टाइप मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ढेर सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रू टाइप फ़ॉन्ट पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए अल्जीरियन, एरियल या किसी भी टाइप का मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये मुझे फ़ॉन्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद मुझे इसकी हाइट कितनी रखनी है, टेक्स्ट के बीच में स्पेस कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। जैसे मुझे टेक्स्ट का हाइट 10 mm रखना है तो ये मैंने इसको 10 mm कर दिया और मैं ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हैं टेक्स्ट छोटा हो गया है। मैं यहाँ से बेसिकली टेक्स्ट के साइजेस वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा F बटन पे क्लिक करके हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं टेक्स्ट के लिए। तो ये हो गया बेसिकली टेक्स्ट का कमांड। इसके आगे हम देखते हैं तो ये बेसिकली ड्रॉ बिटमैप फाइल है। जैसे हमने फाइल पे सेलेक्ट करके इंपोर्ट करा था वैसे ही हम वहाँ पे ना जाके डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके एक बिटमैप फाइल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट हमें ड्रॉ वेक्टर फाइल यानी हमें कोई वेक्टर फाइल इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट टिक करके वेक्टर फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैं दो तीन फिगर्स बना लेता हूँ। मैं इनको अलग अलग कलर्स दे सकता हूँ अलग अलग पैरामीटर पे काम करने के लिए। जैसे ये ब्लैक कलर है और मैं चाहता हूँ इसको मैं रेड कर दूँ तो मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके अप्लाई टू पिक ऑब्जेक्ट कर दूँगा। इसको मैं चाहता हूँ ग्रीन कर दूँ, मैं इस पर सेम सेटिंग्स अप्लाई करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट करके ग्रीन पे सेलेक्ट करके अप्लाई टू पिक ऑब्जेक्ट कर दिया। बेसिकली कलर्स चेंज करने का पर्पज़ ये होता है हम इसको अलग अलग लेयर में चलाना चाहते हैं कि पहले मैं कुछ और मार्क करूँ, बाद में कुछ और मार्क करूँ और अलग अलग सेटिंग पे मार्क करूँ। बेसिकली कुछ पहले ही कलर वाली चीज़ अलग पावर पे हो, दूसरा अलग, मतलब अलग अलग पावर्स पे अलग अलग चीज़ें मैं मार्क करूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर हमें मार्किंग करनी है तो मार्किंग कैसे करें, तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। यूज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को मुझे अनटिक करना पड़ेगा। करंट फैन बेसिकली इसका कलर दिख रहा है, जो हैचिंग होगी उसका कलर दिख रहा है। उसके बाद आता है लूप काउंट। लूप काउंट का मतलब मैं कितनी बार मार्क करना चाहता हूँ, 1 बार 2 बार 10 बार, जितनी बार मार्क करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसको टिक यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है स्पीड mm/सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने mm का डिस्टेंस मार्क करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड फिल कर सकते हैं। स्पीड को हम 6 से 7000 mm/सेकंड तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं 500 पे मुझे डार्क आउटपुट मिलेगा, 1200 पे उससे थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मतलब स्पीड जितनी ज़्यादा होगी जो हमारा आउटपुट होगा वो उतना लाइट होगा, स्पीड जितनी कम होगी जो हमारा आउटपुट होगा वो उतना ज़्यादा डार्क होगा। सेम चीज़ पावर में है। पावर को मैं 10% से लेकर 100% तक रख सकता हूँ। ये पावर और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेसिकली, बट जो भी हमें मार्किंग चाहिए होती है वो पावर और स्पीड के कॉम्बिनेशन से ही देखने को मिलती है। अब पावर जितनी ज़्यादा होगी, जैसे स्पीड के केस में होता है स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आउटपुट उतना लाइट होगा, बट पावर जितनी ज़्यादा होगी आउटपुट उतना डार्क होगा। स्पीड जितनी कम होगी आउटपुट उतना डार्क होगा, बट पावर जितनी कम होगी आउटपुट उतना लाइट होगा। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट की अपनी मार्किंग की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी हम 10 से लेके 60 किलोहर्ट्ज़ तक फाइबर लेज़र मशीन के मैटर में यूज़ कर सकते हैं, बट सोर्स टू सोर्स वेरी करता है। तो आपके सोर्स की लिमिट क्या है उस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी एडिट कर सकते हैं। ये हो गए इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स। अब बेसिकली हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने बेसिकली कमांड्स जान लिए, बेसिक कमांड्स की क्या क्या कमांड करके हम शेप्स बना सकते हैं। इसके बाद हम जैसे इसको फिल करना चाहते हो तो हम यहाँ से हैच करके फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल करने के लिए काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। मैं इन सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करके कुछ सेलेक्ट अनसेलेक्ट करके मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ।
तो ये मैं ओके कर देता हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है एक लाइन फिल हो गई है बेसिकली इसके अंदर। तो ये बहुत सारी लाइंस हैं, लाइंस को मिला के ये हैचिंग होगी, मतलब सभी लाइंस को जब ये मार्क करेगा तो थोड़ी डार्क मार्किंग हमें देखने को मिलेगी, जो आउटपुट है, जो एरिया है वो पूरा फिल दिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको दी हुई जानकारी समझ में आ रही हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली हमने जान लिया हैच को। अब जैसे मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करके मार्क करना, एक मतलब इन दोनों को एक ही शेप बनाना चाहता हूँ। तो मैं इनको सेलेक्ट करके ग्रुप अनग्रुप कर सकता हूँ। ये एक कमांड मुझे यहाँ पे मिलता है कंबाइन। इस केस में ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई, तो बेसिकली ये एक सिंगल फिगर बन गया है। मैं यहाँ से इसको अनकम्बाइन करके फिर से दो अलग अलग फिगर बना देते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, दोनों अलग अलग सेलेक्ट होंगे, दोनों अलग अलग फिगर बन चुके हैं। सेम ग्रुप भी इसी की तरह कुछ काम करता है। आगे हमें देखने को मिलता है ग्रुप में बेसिकली ये दो अलग अलग फिगर ही हैं, बट जब मैं मार्क करूँगा तो ये ग्रुप बन गया है। मतलब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे। और सेम मैं यहाँ से इसको डीग्रुप कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे लाने के लिए मैं पोजीशन पे 0 0 सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इस पर टिक करके ये सेंटर पे आ जाएगा। इस हैच के आगे हमें सिस्टम पैरामीटर देखने को मिलता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ से हमें जूमिंग के पैनल मिल जाते हैं कि पेज जूम करना है, ऑब्जेक्ट जूम करना है, सेलेक्ट करके जूम करना है। ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जूमिंग के। इसके अलावा हम इसको एडिट कैसे कर सकते हैं अपने फिगर को, जैसे इसको हमें रोटेट करना हो, मूव करना हो। मूव करने के लिए हम कीबोर्ड के 4 बटन से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको माउस से क्लिक करके भी ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। इसको स्केल करने के लिए हम यहाँ से साइज़ दे सकते हैं, या फिर हम इसको ड्रैग करके भी स्केल कर सकते हैं। बट अगर हमें इसको मिरर करना है, मिरर करने के लिए हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसमें आपको सॉफ्टवेयर में मिरर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर के बदले मिरर एक्स और मिरर वाई भी देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ से इसको मिरर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडिफाई में जाके इसको ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करके अलग अलग, जैसे ये मूव है, पोजीशन क्या रखना है, रोटेट है, कितने एंगल पर रोटेट करना है, जैसे मैंने 45 कर लिया। अगर मैं ओनली इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट कॉपी भी हो जाए, तो मैं अप्लाई टू कॉपी ऑब्जेक्ट कर दूंगा। मतलब मेरा एक ये फिगर सेम रहेगा, बट 45 डिग्री पे एक नया ऑब्जेक्ट रोटेट होके बन जाएगा। इसके अलावा आता है ये हमारा मिरर में एक्स और वाई की तरह से हम मिरर कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और मॉडिफाई में जाके ट्रांसफॉर्म में सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से भी हम मिरर कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है साइज़ को हम कैसे स्केल करें और कैसे इसको शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो इजी वे है वो यही है इसको स्केल करने का, या तो आप इसको ड्रैग कर लें अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे साइज़ इनपुट करके ये काम कर सकते हैं। तो ये हमने जाना सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें एक टैब दिख रहा है जहाँ पे पैरम करके कुछ लिखा है। बेसिकली इसका मतलब होता है एक पैरामीटर का कमांड है। इस मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जब आप मशीन परचेज़ करेंगे तो ये आपको इसकी सारी सेटिंग्स की हुई मिलेंगी। सारी सेटिंग्स बेसिकली मैन्युफैक्चरर एंड पे कंप्लीट कर दी जाती हैं। बट अगर आप इसके भी बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसके बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बेसिकली अब मोटा मोटा जान लेते हैं कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे हम अपने जो हमारी मार्किंग कैसे करनी है, क्या एरिया करना है, वो सेट कर सकते हैं। उस मशीन अगर मार्किंग में कुछ एरर आ रहा है तो उसको सेट कर सकते हैं। लेज़र में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मशीन के इंटरनली चीज़ों को चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें यहाँ पे 2 बटन और देखने को मिलते हैं, रेड जिसके आगे F1 लिखा है, मार्क जिसके आगे F2 लिखा है। तो हम देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। बेसिकली ये मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं रेड पे क्लिक करूँगा या F1 क्लिक करूँगा, तो मुझे जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एक शेप देखने को मिल रही है, रेड कलर की लाइट जल रही है। तो ये एक बाउंड्री बन गया है कि इस बाउंड्री में मार्किंग होगी। मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ड्रैग करके, मैं फिर से रेड करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं वो शेप छोटा हो गया है। तो अभी जो मैं मार्किंग करूँगा वो एक छोटा शेप होगा। मैं पोजीशन अगर चेंज करता हूँ तो उस रेड लाइट की पोजीशन भी चेंज हो गई, मतलब इस एरिया में अब ये मार्किंग होगी। इसके बाद जब मैं मार्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कंटिन्यूस मार्क, मार्क सेलेक्टेड। अगर मैं जैसे भी आपको 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं,
तो जो आपको रेड लाइट दिख रहा है वो सभी ऑब्जेक्ट में बेसिकली टोटली शो कर रहा है कि टोटल कितने एरिया में मार्क होगा, बट मैं ओनली इसको सेलेक्ट करके मार्क सेलेक्ट पे टिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्क्वायर यानी कि जो इसका साइज़ है सिर्फ वो देखने को मिल रहा है। तो ये मार्क सेलेक्टर का काम होता है कि जो हमने सेलेक्ट किया बस उतना ही एरिया मार्क होगा। अब मैं मार्क का कमांड एक्टिवेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं उतने एरिया पे मार्किंग होंगे। बट अब एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कंटिन्यूस मोड। अगर मैं कंटिन्यूस पर टिक करता हूँ और मार्क कमांड देता हूँ, ये कंटिन्यूसली मार्क होता रहेगा जब तक मैं कमांड से बाहर नहीं आऊँगा। कमांड से बाहर आने के लिए या तो मैं इसे स्टॉप पे क्लिक करूँगा या फिर एस्केप पे क्लिक करके इस कमांड से बाहर आ सकता हूँ। अब जैसे कि ये तो हो गया स्क्वायर की बात। स्क्वायर में आप डिटेल में समझ नहीं पाएंगे तो हम सर्कल के माध्यम से समझते हैं। एक सर्कल को मैं ले आता हूँ पेज के बीच में। अब मैं रेड दबाता हूँ। बेसिकली ये भी एक स्क्वायर बना रहा है, यानी कि एक आउटर फ्रेम शो कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं जो मुझे शेप बनानी है वो कितने एरिया को कवर करेगा, तो मैं शो कंटूर पे टिक करूँगा। अब अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, F1 दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है आपको वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। आपको आउटर फ्रेम नहीं, आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि किस एरिया में मार्क होगा। इसके अलावा एक ये कंटिन्यू मोड दिख रहा है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जब हम मार्क करेंगे, अभी मैंने कंटिन्यूस मोड पे मार्क किया हुआ है, मैं कमांड से बाहर आता हूँ, कंटिन्यूस मोड हटाता हूँ। अब मैं मार्क करूँगा तो ये मैंने मार्क करा, अब मुझे एक रेड लाइट दिख गई कि अब मैं यहाँ से कंटिन्यू मोड हटा देता हूँ। अब मैं मार्क का कमांड एक्टिवेट करता हूँ। जो मैंने मार्क कर दी, ये मैं डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये आपने देखा होगा पैनल आया होगा, मैंने कुछ डाटा सेलेक्ट नहीं किया बट मार्क सेलेक्टेड पे टिक है तो कोई भी मार्किंग नहीं होगी। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फिर से इसको मार्क करता हूँ। तो मैंने मार्क कर लिया, कंटिन्यू मोड मैंने हटा दिया, तो उसके बाद मुझे किसी भी प्रकार का रेड लाइट नहीं दिखा। बट अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो मुझे फिर से एक रेड लाइट देखने को मिलता है। तो ये हमने जाना आज के इस वीडियो में कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। इसकी बेसिक जानकारी अभी हमने ली, साथ ही में इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, किन कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ड्राइंग्स बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, और मतलब अलग अलग कमांड्स को कैसे यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, इस बारे में अगर हमने जाना। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप और जानकारियाँ ले सकते हैं।